चलिए हम एक-एक करके अब हमारे जो क्रिएटिव ब्रीफ है उसको जान लेते हैं कि कौन-कौन से क्राइटेरियाज़ के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आता है हमारा ब्रीफ का टाइटल, कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है, ठीक है? तो सपोज़ कि जैसे कि अभी यहाँ पे एक डेमो के लिए मैंने आर-ए-आर फैशंस लिख रखा है, जिसकी हमें न्यू ब्रांडिंग करनी है। तो इसी तरीके से आपका जो भी ब्रांड का टाइटल होगा वो यहाँ पे आपको लिखना है, मेंशन करना है। या तो आप मेंशन करके आपको मेंशन करना है, या फिर क्लाइंट साइड से या फिर आपकी कंपनी की साइड से आपको ये मेंशन किया हुआ मिलेगा। उसके बाद में हमारे पास में आती है क्लाइंट की डिटेल, जैसे कि हमने लिखा था प्रोजेक्ट एंड क्लाइंट नेम, फिर क्लाइंट डिटेल्स। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्लाइंट की डिटेल है, उसका नाम क्या है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उसका नाम क्या है क्लाइंट का, उसका ईमेल एड्रेस और किस डेट से हमें काम को शुरू करना है, वो लिखा हुआ गया। देन उसके बाद में हमारे पास में एक प्रोजेक्ट का ओवरव्यू आता है, क्लाइंट का ओवरव्यू आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये डिटेल्स अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आप एक अंदेशा लगा सकते हैं कि क्लाइंट किस टाइप का है, उसको हिस्टोरिकल चीज़ें पसंद है, उसे क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नापसंद है, साथ में वो उसकी जो कंपनी की साख है वो कितने टाइम पुरानी है ना। जिस तरीके से यहाँ पता चल रहा है कि 2005 के अंदर चालू हो गई थी कंपनी, तो वो है। फिर कंपनी के अंदर क्लाइंट क्या क्या काम करता है ना, तो एक तरह से उसका बैकग्राउंड आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास में आता है व्हाट एंड व्हाई, कि हमें क्या चीज़ करनी है और क्यों करनी है, ठीक है, या फिर क्लाइंट हमारा क्या चीज़ चाहता है, क्यों चाहता है, ठीक है। देन हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, कि इस जो हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जो हम क्रिएटिव बनाने वाले हैं, या फिर हम वेबसाइट जो भी चीज़ क्रिएट करने वाले हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका गोल क्या है। क्या उसका गोल केवल अपने मैसेज को क्लाइंट को सामने वाले यूज़र को समझाना ही है, या फिर उसका गोल और कुछ भी है कि वो डिज़ाइन वाइज भी ज़्यादा प्रीमियम लगना चाहिए, क्या सब चीज़ें होनी चाहिए, वो सब चीज़ें आपको गोल में मेंशन करनी है। देन हमारे पास में आता है उसका लुक एंड फील एंड टोन एंड मैनर। लुक एंड फील, टोन एंड मैनर, देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपका जो डिज़ाइन बनेगा वो मॉडर्न होगा, हिस्टोरिकल होगा, किस टाइप का होगा, वो यहाँ पर आपको क्लाइंट के थ्रू मेंशन किया मिल जाएगा, या फिर कंपनी के थ्रू मेंशन किया मिल जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशन यूज़ में लेना है, कि आपको मॉडर्न शेप्स यूज़ में लेनी है, आपको ट्राइंगल्स यूज़ में लेना है, क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, वो यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में आता है यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे हमारे, ठीक है। तो देखिए पहला क्या आता है कि देखिए ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है, लेकिन जो हमारे क्राइटेरिया पॉइंट्स हैं वो सेम रहेंगे, है ना। तो इसको आपको ये क्राइटेरिया पॉइंट ध्यान में रखना है, और जो उनकी सब इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सब उनका पार्ट है। तो डेफिनेटली जब आपके पास में आपका ब्रीफ आएगा तो वो उसमें इन्फॉर्मेशन कुछ अलग टाइप से हो सकती है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि B1 एंड स्टैंड आउट, ठीक है, B1 एंड लेवल आउट एंड B1 एंड विथ योर स्टाइल। तो ये सब कुछ इनकी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। देन हमारे पास में नेक्स्ट आता है लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो बेसिकली लाइक्स एंड डिसलाइक्स का मेन काम ही यही है कि क्लाइंट को क्या पसंद है, क्लाइंट क्या चाहता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन होगी। हो सकता है कि क्लाइंट की कुछ एक माइंडसेट हो कि मुझे मेरे ब्रांड के अंदर ये सब चीज़ें ऐड रखनी है, कि उसे अपने ब्रांड को प्रीमियम दिखाना है, वो चाहता है कि चीप दिखाना है, उसका कलर कॉम्बिनेशन वो क्या रखना चाहता है, उसे क्या कलर पसंद है, क्या नहीं पसंद है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं कि जिन्हें रेड कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, तो आपको वहाँ पे रेड का अल्टरनेटिव कलर्स भी सोचना होगा, है ना, ग्राफिक बनाते वक्त। तो उसका सजेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। जो आपका ब्रांड होगा, जो आपका स्टाइल होगा, वो किस टाइप का होना चाहिए और किस टाइप का नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। फिर आता है आपके पास में विजुअल एलिमेंट सप्लाइड, तो आपको विजुअल एलिमेंट सप्लाई किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे वो यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। देन अब हम आते हैं हमारे ऑडियंस पे, कि हमारी ऑडियंस किस टाइप की रहेगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आपने सुना ही होगा, जब हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं, कुछ चीज़ बनाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किसके लिए बना रहे हैं। क्या हम केवल फीमेल्स के लिए बना रहे हैं, क्या हम केवल मेल्स के लिए बना रहे हैं, क्या हम चाइल्ड के लिए बना रहे हैं, हम ओल्ड एज लोगों के लिए बना रहे हैं, वो हमें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हम वो जो एज जेनर है, वो जो जेंडर है, हम समझ पाएंगे कि उन्हें क्या क्या चीज़ पसंद है। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि हम 100% वो चीज़ अचीव कर पाएंगे केवल जेंडर के बिहाफ पे, कि जो जेंडर को पसंद हो, क्योंकि कुछ एक लोग होते हैं कि जैसे फीमेल्स हैं, उन्हें कई बार होता है कि डार्क कलर पसंद है, जो मेंस को कलर पसंद होते हैं वो वाले कलर भी पसंद होते हैं, है ना। लेकिन हम एक नियरेस्ट चीज़ के पास पहुंच जाते हैं उस चीज़ को समझ के,
ठीक है। देन हमारे एज जेनर क्या होगा, देखिए अब एज जेनर भी आ गया यहाँ पे, यानी 25+, यानी जो प्रोडक्ट है वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। एक तरह से जो टीन एज में होते हैं वो अपनी एज से मैच्योर एज में जाने वाले होते हैं, ठीक है। तो 25+ आ गया हमारे पास में। फिर हमारे पास में सैलरी का आता है कि हमारा, अब देखिए सैलरी का भी यहाँ पे मेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आ गया है। प्रोफेशन आ गया है हमारे पास में कि वो स्टूडेंट के लिए हैं, ग्रेजुएट के लिए है, यंग प्रोफेशनल्स के लिए है। पर्सनैलिटी आ जाती है। तो इस तरीके से आपकी ऑडियंस किस टाइप की रहेगी, एक यूज़र का जो पर्सोना होता है वो आप एक आइडिया लगा सकते हैं। आप चाहें तो यूज़र का पर्सोना क्रिएट भी कर सकते हैं, तो ताकि आप क्या एक माइंडसेट बना पाएंगे कि हाँ मेरे पास में एक यूज़र है और उसे ये चीज़ें पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो डिज़ाइन बना पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है कि व्हाट दे केयर अबाउट, मतलब क्लाइंट को जो ऑडियंस है उस ऑडियंस को वो किस चीज़ के बारे में सोचती है, वो फैशन के बारे में सोचती है, क्या उसे फूड प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, क्या वो स्टाइल पे, क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे, किस चीज़ पे फोकस करती है, वो सब कुछ आपके पास में व्हाट दे केयर अबाउट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर अब हमारे पास में आता है अगला स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस। यहाँ पर भी हमारे पास में ब्रांड के पास में क्या क्या ओवरऑल सोशल मीडिया पर है, क्या उसके एग्जिस्टिंग है, क्या क्वालिटी ट्रेंड्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें आपके इसमें मिल जाएगी, ठीक है। देन हम कॉम्पिटिटर पे मूव करते हैं। अब देखिए कॉम्पिटिटर मैंने आपको बताया था पिछले लेसन के अंदर कि आपको कॉम्पिटिटर्स वो सप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, क्या वो कॉम्पिटिटर के विजुअल सप्लाई करेंगे या लिंक सप्लाई करेंगे, ये सब चीज़ें इसमें मिल जाएगी, ठीक है। इन सब के मिलते ही आप एक एक्सपेक्टेशन लगा पाएंगे कि आपको जो डिज़ाइन बनाना है, जो आपको ऑडियंस लेके चलना है, वो किस टाइप की हो सकती है ना। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर सरस की, तो सरस में क्या है कि वो लोग अपनी चीज़ को चीप प्लस प्रीमियम दिखाने में फोकस करते हैं, ठीक है। उनका फोकस ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनको अपनी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा महंगा एक्सपेंसिव दिखाना है, या फिर वो बहुत लग्जरी जो जिनकी इनकम हाई होती है उनके लिए है, नहीं, उनका पर्पस वो नहीं है। उनका पर्पस है कि एक जनरल नॉर्मल पर्सन हमारी सामान खरीद सके। तो वही चीज़ का हमें कॉम्पिटिटर के अंदर एग्जांपल मिल जाता है कि अच्छा किस टाइप के कॉम्पिटिटर्स होंगे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं एग्जिस्टिंग ब्रांडिंग्स में, ठीक है, और मार्केटिंग कॉलरेट्स पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको और भी आइडिया लग जाएगी कि क्लाइंट ने आज तक अपने ब्रांड के लिए क्या मार्केटिंग की हुई है, क्या उन्होंने कोई ब्रांड गाइडलाइंस बना रखी है। क्योंकि देखिए ब्रांड गाइडलाइंस अगर बाई चांस आप मिस कर जाते हैं यहाँ से कि ब्रांड गाइडलाइंस क्लाइंट ने बोला होता है कि हमने बनाई है, बट अगर हम क्रिएटिव प्रोसेस का जो ब्रीफ नहीं बनाते तो वहाँ पर अगर हमसे मिस हो जाती तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पूरा डिज़ाइन चेंज हो जाता है केवल एक ब्रांड गाइडलाइंस की बिहाफ पे, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना है। विजुअल एग्जांपल्स, क्या आपको विजुअल एग्जांपल्स दिए जाएंगे, ठीक है, क्या उन्होंने फिर पास्ट में क्रिएट किए थे, वो सब कुछ भी आ जाएगा इसके अंदर। विजुअल एसेट्स है या नहीं है, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में अगला आता है कि हाउ विल सक्सेस बी मेजर्ड, सक्सेस किस तरीके से मेजर की जाएगी। क्या होता है कि कई बार हम जब पहली बार कोई चीज़ बना लेते हैं तो हमें लगता है कि शायद वो सक्सेस है, पर हो सकता है क्लाइंट के लिए वो सक्सेस ना हो। क्लाइंट सक्सेस को किसी और तरीके से मेजर करता हो कि जब हमारा प्रोजेक्ट 70% या 80% कंप्लीट हो जाएगा, क्लाइंट के लिए हो सकता है कि वो सक्सेस हो, ठीक है। देन हमारा आता है बजट, कि हमारा बजट क्या है इस पूरे प्रोजेक्ट को करने के लिए, हमें जो कोटेशन दी गई थी या नहीं दी गई थी, वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन हो जाता है कि ठीक है, कि हम स्टेज 1 पे क्या देंगे, हम डिज़ाइन वगैरह देंगे, दूसरे स्टेज पे डिज़ाइन का एग्जीक्यूशन होगा, थर्ड स्टेज पे फाइनल डिलीवरीज दी जाएगी। तो ये बजट के बिहाफ पे आ जाता है, ठीक है। देन अब मूव करते हैं डिलीवरेबल्स में, कि हमें क्या क्या चीज़ें क्लाइंट को बना के देनी है, ठीक है। देखिए स्टेज 1, अच्छा आपको यहाँ पे कुछ एक जगह पे लोरेम इप्सम का कंटेंट मिलेगा, उसका मतलब होता है कि एक वो डमी कंटेंट है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अभी मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको उन पर फोकस करना है, ठीक है। तो स्टेज 1 आ गया, ये हमारा इनिशियल स्टेज है। तो सपोज अपने जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं तो जो स्टेज 1 है उसमें डिज़ाइनिंग आ रही है। अब डिज़ाइनिंग में आपको क्या करना है, आपको ब्रांडिंग करनी है, क्लाइंट ने चेक मार्क दे दिया, ये कंपनी ने आपको दे दिया, रिसर्च करना है नहीं करना है वो आ जाएगा, मूड बोर्ड्स वगैरह अवेलेबल हैं, क्या रूट ऑप्शंस हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। देन हम मूव करेंगे स्टेज 2 और स्टेज 3 पे, ठीक है। स्टेज 2 प्रिंट का होगा कि हमें प्रिंट मीडिया के लिए चीज़ें बनानी होगी, हमें बिजनेस कार्ड, ब्रोशर, फ्लायर, स्टेशनरी, ब्रोशर, है ना, पैकेजिंग वगैरह। अब देख रहे हैं यहाँ पे हम एक कंपनी से पूरा आइडिया ले रहे हैं। मतलब ऐसे कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कि न्यूबी, अगर आप सोचिएगा, अगर आप एक न्यूबी भी हैं, कंपनी में नई ज्वाइनिंग भी की है और आप काम करने से पहले अगर ये सब इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो सामने वाले पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि अच्छा
ऐसा तो नहीं कि काम करने वाला अनाड़ी है, नहीं, उन्होंने जो क्वेश्चंस किए हैं वो सारे क्वेश्चंस वैलिड हैं, और उन क्वेश्चंस का जब आपको जवाब मिल जाएगा तो आप जो चीज़ क्रिएट करेंगे वो एक सेंसफुल चीज़ होगी। उसके फेल होने के चांसेस बिल्कुल 1% होंगे, -1% होंगे कि आप उस चीज़ में फेल हो, क्योंकि आपने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की है और आपको उसी चीज़ पे फोकस रख के आप काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन भी है अदर। तो अदर में ये होता है कि बाई चांस कोई इनमें से चीज़ें मिस हो रही है तो वो अदर्स में मेंशन कर दी जाती है। ठीक है, देन हमारे पास में आता है डिजिटल। डिजिटल में हमें क्लाइंट के लिए क्या क्या बनाना है, हमें वेबसाइट बनानी है, हमें UI UX करना है, सपोज हमें ईमेलर्स बनाने पड़ सकते हैं तो वो इस चीज़ में वो बता देंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट्स की असेट्स क्या क्या होंगी, क्या क्या हमें मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, लोगों की फ़ाइल मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सब चीज़ें हमारे पास में आ गई। तो एक तरीके से आपको डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए, जब आप अपना काम करना शुरू करते हो, उसके लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पर सब चीज़ें मिल गई है। आपको क्या बनाना है, क्लाइंट से आपको क्या मिलेगा, आपको क्या उनको बना के देना है, वो सब चीज़ यहाँ पर आ गई। ठीक है, देन हमारा फाइनल आता है इसमें टाइमलाइन। देखिए टाइमलाइन क्या होगा कि यहाँ पर आप अपने जो आपके गोल्स होंगे, जो आपके माइलस्टोन्स होंगे वो डिफाइन कर देंगे कि स्टेज 1 के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टेज 1 क्या था हमारा डिज़ाइन, तो 4 वीक दिए गए हैं उसे कंप्लीट करने के लिए। फिर स्टेज 2 को कंप्लीट करने के लिए फिर 4 वीक दिए गए हैं, और स्टेज 3 को कंप्लीट करने के लिए 2 वीक दिए गए हैं। इस तरीके से टोटल 10 वीक्स के अंदर हमने एक पूरे काम को मेजर कर लिया। हमें क्लाइंट के लिए क्या डिज़ाइन करना है, क्या बनाना है, हमें उस चीज़ को पूरे को अच्छे से मेजर कर लिया और उसे क्लाइंट से फुलफिल भी करवा लिया। अब अपना काम आप आराम से शुरू कर सकते हैं, आपको उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी।